हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नीट के लिए जो 2 मंथ्स रिमेनिंग है उसमें रैपिड रिविजन हम लोग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग माई सेल्फ। आई एम उदिति सिंह, करेंटली अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, and I secured an all India rank of 1114 in NEET 2022 with just 1 year of preparation at Akash Institute. Let's begin. फिजिक्स में हमें कैसे रिवीजन करना है कि आपको एक चैप्टर के पहले सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेने हैं और जो भी आपके कोचिंग या जो भी आपने नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करना है। रैपिड रिवीजन मतलब उतना डीप नहीं जाना है उसमें, और उसको रिवाइज करने के बाद फिर क्वेश्चंस के मीडियम से हमें रिवीजन अपना एसेस करना है। मतलब फिजिक्स से आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ज्यादा थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। और उसके अलावा आकाश से मुझे प्रोवाइड किए गए थे एनसीईआरटी मैप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आकाश के यहाँ पे कोई प्रमोशन करने नहीं आई हूँ, तो मैं बस मैंने जो सोर्सेज यूज किए थे उससे मैं जो हेल्प हुई मेरी उससे मतलब मैं बता रही हूँ। तो आकाश में एनसीईआरटी मैप्स प्रोवाइड किए गए थे हमें। तो उसमें क्या था कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो थियरी से पॉइंट्स हैं वो मेंशन थे। तो उसके लिए आपको बुक पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही थियरी के। तो उसमें वो मेरे कवर हो गए थे जो मेरे पेपर में आए थे, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल था। और आकाश के अगर आपको एनसीईआरटी मैप्स चाहिए तो आप वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन यूज दैट। उसके अलावा रिगार्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री, एज वी हैव सीन कि पिछले 2-3 साल से फिजिकल केमिस्ट्री के जो थियरी पार्ट है उससे काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसलिए अब थियरी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी की रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट, तो उसके प्लीज आप रीडिंग करिए। और उसके अलावा पीवाईक्यूज और उसमें भी जो फॉर्मूला है उसकी भी फॉर्मूलाज बना मतलब फॉर्मूला शीट बना लीजिए और पीवाईक्यूज उसके सॉल्व करके असेस आप कर सकते हैं कि आपका मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में सेम वही है कि आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और काफी बार ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि कुछ कोचिंग्स में या कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी काफी ज्यादा डीप में जाके पढ़ाते हैं। इतना ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अभी रिविजन का टाइम है। और मार्क्स गेन करने के लिए आप कितना ज्यादा पढ़े वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना ज्यादा रिवाइज किए वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसीलिए अब प्योरली मतलब केवल एनसीईआरटी पे फोकस करिए। जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें जस्ट इग्नोर देम, नहीं आएंगे वो। और अगर आएंगे भी तो 1-2 क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने की किसी भी कॉन्सेप्ट पे कोई जरूरत नहीं है। जो हम लोगों को पता है कि जिसमें से आएगा उसको पहले सॉलिड करना है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मेन फोकस करिए आप एनसीईआरटी पे, और उसके अलावा पीवाईक्यू सॉल्व करने पे, वही 2013 ऑनवर्ड्स, उसके पहले के नहीं। देन रिगार्डिंग बायोलॉजी तो हमें पता ही है ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी इज द सोल्यूशन। और बायोलॉजी में अक्सर जो चैप्टर के नीचे समरी दी रहती है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, या फिर जो फिगर्स के नीचे पॉइंट्स दिए रहते हैं वो इग्नोर कर देते हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए उसको भी गो थ्रू करिए। और बायोलॉजी में एनसीईआरटी रिवाइज करने का एक ही तरीका है कि आपको जो चीजें याद नहीं हो रही है, मैं क्या करती थी कि मुझे जो चीजें याद नहीं होती थी मैं उन्हें रीड करके लिख के प्रैक्टिस करती थी, तो मुझे वो ज्यादा टाइम तक रिटेन रहता था। तो दिस इज द थिंग। और इसके अलावा जब आप स्टार्टिंग में रिवाइज करेंगे तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, कि आपको एक दिन में आप मुश्किल से 4-5 चैप्टर्स ही रिवाइज कर पाएंगे, बट विद टाइम द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर रिविजन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो इसीलिए हैव पेशेंस, अभी अच्छे से गो थ्रू करिए और बाद में आपका टाइम खुद अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों को अब 30 to 45 डेज में पूरा सिलेबस अगर रिवाइज करना है तो उसके लिए क्या करना है। तो मैंने क्या किया था कि मेरा जो सिलेबस था मैं कोचिंग के साथ ही अपने मतलब कंप्लीट करती थी। तो मेरा 15 मार्च को सिलेबस पूरा, सॉरी 15 मई, मेरा 15 मई को सिलेबस पूरा खत्म हुआ था। और मेरा 1 जून से मुझे फर्स्ट मेरा फुल सिलेबस टेस्ट देना था, तो मेरे पास कल 15 डेज का गैप था। तो मैंने क्या किया था कि मेरे पास जितने भी मेरे सब्जेक्ट्स थे उसके सारे चैप्टर्स मैंने एक जगह एक शीट पे पूरे लिख लिए थे। और उसके बाद मेरे जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे और जो इजी चैप्टर्स थे उन्हें मैंने पेयर किया था मेरे वीक चैप्टर्स के या जो रिलेटिवली डिफिकल्ट चैप्टर्स थे मेरे लिए उनके साथ। जैसे कि जो मान लीजिए आपने फिजिक्स का एक डिफिकल्ट चैप्टर लिया है, तो फिर अगर मैंने जैसे मंडे टू सैटरडे मैंने एक शीट पे बना लिया कि मंडे को मुझे फिजिक्स के ये 3 चैप्टर्स करने हैं, तो अगर मैंने फिजिक्स के 3 डिफिकल्ट चैप्टर्स चूज किए तो मैं उसके साथ केमिस्ट्री और बायो के इजी चैप्टर्स पेयर करती थी, ताकि मैं एक दिन में एटलीस्ट 10 to 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाऊं। और अगर इस पेज पे हम लोग करेंगे स्टार्टिंग में तो 10 to 15 नहीं हो पाएंगे, तो फिर इसलिए आप एक दिन में जैसे फिजिक्स का डिफिकल्ट चैप्टर ले रहे हैं तो 2 डिफिकल्ट फिजिक्स के लिए लिए अगर, तो उसके साथ केमिस्ट्री के इजी चैप्टर्स, बायो के इजी चैप्टर्स रखिए। तो ऐसे ही अगर आपको एक दिन का फिक्स कर लेना है कि मुझे आज इतने चैप्टर्स करने हैं, और उसी दिन आपको उस चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मेन फोकस करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे।
तो ये करना है। इसके अलावा हर तीनों सब्जेक्ट्स को हर दिन रिवाइज करना है, पर्टिकुलर चैप्टर्स उठा उठा के कि आज मुझे ये 3 चैप्टर्स इस सब्जेक्ट के करने हैं, ये 3 इस सब्जेक्ट के करने हैं। तो आप इजिली एक दिन में मुझे लगता है 9 to 10 चैप्टर्स रिवाइज किए जा सकते हैं, बट इट डिफर्स विद कि आपका एक चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो वही है कि आपको इजी चैप्टर्स को डिफिकल्ट के साथ पेयर करना है। उसके अलावा हर वीक एटलीस्ट, जब आप अभी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं तो हर वीक एक फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए, और जब आपका पूरे कोर्स का रिवीजन एक बार हो जाए उसके बाद यू कैन गिव अ फुल सिलेबस टेस्ट ऑन अ लाइक ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक। बहुत ज्यादा, जैसे कई लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा टेस्ट देना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके उतना, मतलब मैं डिनाई नहीं कर रही, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमें उतने ही टेस्ट देने चाहिए जितना हम अच्छे से असेस कर सकें और जिससे मतलब मुझे बेनिफिट हो। बहुत ज्यादा टेस्ट देते रहना, उसका फिर जो मिस्टेक्स हो रही है उसे रिवाइज ना कर पाना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मुझे लगता है कि ऐसा मतलब जितने टेस्ट हम एनालाइज कर सके उतने ही टेस्ट हमें देने चाहिए, बहुत ज्यादा टेस्ट देने से कुछ नहीं होता। उसके अलावा द ओनली थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज कि जो आपके जो मार्क्स आएंगे नीट में, वो उससे नहीं आएंगे कि आपने पूरा मतलब सब कुछ पढ़ लिया है, बहुत इन डीप जाके आपने पढ़ाई कर ली है, ये मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इन सब से नहीं आएंगे। आप जितना ज्यादा रिविजन करेंगे, क्योंकि नीट अगर आप देखेंगे ना तो उसका लेवल मतलब बहुत ईजी होते जा रहा है, और ईजी क्वेश्चन में मिस्टेक ज्यादा होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन। इसीलिए क्या करना है कि हमें बहुत ज्यादा डीप कहीं भी नहीं जाना है, सब वो सारी चीजों को ऊपर से गो थ्रू करना है, जो एनसीईआरटी है केवल और केवल उसी को फॉलो करना है। आप ये कोचिंग में भी अगर बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट इग्नोर देम, कोचिंग में आप कम मार्क्स आएंगे ना, क्या करना है आपको उन मार्क्स का। इसीलिए वो आपके असेसमेंट के लिए है कि आपको कहाँ गलती हो रही है उस पर ध्यान देने के लिए। तो आपको जो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से है उसे इग्नोर करना है, बहुत ज्यादा अभी डीप जाने में फोकस नहीं करना है। और जैसे मैंने बताया कि हर डेली आपको 9-10 चैप्टर्स को पेयर करना है, डिफिकल्ट ईजी एक साथ, और उसके अलावा एक हफ्ते में आपको पर्टिकुलर जिसने जो आपने सोचा है उतने चैप्टर्स रिवाइज करके उसके पीवाईक्यूज उसी दिन सॉल्व कर लेने हैं जिस दिन आपको उस चैप्टर को आपने रिवाइज किया है। उसके अलावा हर वीक के एंड पे एक फुल सिलेबस टेस्ट देना ही देना है, जब तक आपका एक फुल रिवीजन कंप्लीट ना हो जाए। जब फुल रिवीजन हो जाए तो 2-3 दिन के इंटरवल पे फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं। सो दैट्स ऑल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने प्रैक्टिस किया था व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या आपको लगे कि मुझसे मतलब कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।